गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अगले टॉपिक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देखिए, इस पाथवे के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वाई दिस इज़ कॉल्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अगर हम पुराने लेक्चर्स की तरफ देखें तो कैल्विन साइकिल में भी पेंटोज फॉस्फेट बनता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलोज 5 फॉस्फेट, है ना। तो उसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कंसीडर करते हैं या नहीं, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ओवरव्यू में हम इस बात को कंसीडर करते हैं दैट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे शुड बी बेटर नोन एज ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके दूसरे नाम भी है, जैसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ऑपरेट होता है, और इसके जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में सॉल्यूबल होता है। लेकिन प्लांट्स के केस में प्लास्टिड में खास तौर से ये प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट्स में प्लास्टिड और साइटोसोल दोनों में ही ये सिस्टम ऑपरेट होता है। इस डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पेंटोज ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है ये प्लास्टिड में भी ऑपरेट हो रहा है और साइटोसोल में भी ऑपरेट हो रहा है। और इस डायग्राम में हमने इसकी एक तरह से सिग्निफिकेंस को भी शो किया है कि ये क्या करता है। आप देख सकते हैं दोनों जगह पे NADPH ये प्रोड्यूस करता है और CO2 लिबरेट करता है। इसके साथ ही ये ग्लाइकोलिसिस से कनेक्टेड है, फोटोसिंथेसिस से भी कनेक्टेड है, और क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस से कनेक्टेड है, ये इनडायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल, लिपिड ब्रेकडाउन, इन सारी चीज़ों से ये कनेक्टेड है। तो हम जरा इस ब्रॉडर पिक्चर से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ये आसानी से समझ में आता है कि जैसा कि नाम से समझ आ रहा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसका मतलब मेनली इसका पाथवे का जो काम है वो शुगर मेटाबॉलिज्म है। हम अच्छे से जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोज शुगर एंटर करता है, दैट इज़ जनरली नॉन एज ग्लूकोज। उसका सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप उस पर अटैच करवा दिया जाता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ये टेक्निकली हेक्सोज फॉस्फेट या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर करता है, और यहाँ से मल्टीपल टाइप्स की 4 कार्बन शुगर, 3 कार्बन शुगर, 7 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर, ये सारी की सारी कार्बन शुगर्स इसमें आपस में बनती हैं, और इनमें 6 कार्बन और 3 कार्बन शुगर्स जो होती हैं उसके थ्रू ये ग्लाइकोलिसिस के साथ में कनेक्ट करता है। ओके, सो वन बाय वन हम इस पूरे पाथवे को डिटेल में जरा देखते हैं। तो पाथवे की शुरुआत होती है, जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, एक बॉक्स जैसा सा स्ट्रक्चर है, दैट इज एट द लेफ्ट अपर कॉर्नर। ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसके 2 फेजेस हैं, ऑक्सीडेटिव फेज जो कि इस बॉक्स में है, और रीजनरेटिव फेज जो कि आप देख पा रहे हैं विदाउट बॉक्स पार्ट में। जो ऑक्सीडेटिव फेज है, इसी ऑक्सीडेटिव फेज में NADPH बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें से CO2 निकल जाता है और NADPH बनता है, और साथ ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का है, एक CO2 निकल गया, 5 कार्बन का प्रोडक्ट। ये जो 5 कार्बन का प्रोडक्ट है ये डिपेंड करता है कि पेंटोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा या एपीमरेज एक्ट करेगा। इन सिचुएशन में ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ट्रांसकीटोलेज से अलग अलग शुगर्स का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि कार्बन 3 कंपाउंड है, और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट जो कि 7 कार्बन कंपाउंड है।
फिर ट्रांसकीटोलेज इनको वापस इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में भी बदल सकता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी बदल सकता है। मतलब ट्रांस एल्डोलेज और ट्रांसकीटोलेज जो होते हैं वो एल्डोल ग्रुप को और कीटो ग्रुप को कार्बन की चेन्स में शफल कर देते हैं और उसकी वजह से अलग अलग कार्बन के कंपाउंड हम बना सकते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ग्लिसरेल्डिएट 3 फॉस्फेट है, ये 3 कार्बन शुगर है दैट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पाथवे इज we can find the multiple carbon sugars that may have 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon sugars, and all those sugars may act as intermediate in one pathway or in the other cellular pathway or the biochemical procedures. So there are 2 basic importance that we can see here. In the oxidative phase, this pathway generates NADPH, and in the reductive phase this pathway generates multiple types of sugars that can be the intermediates, especially the glyceraldehyde 3 phosphate and fructose 6 phosphate that are intermediate in the major intermediate in the glycolysis. रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो जो इस बॉक्स में आप देख पा रहे हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट, यहाँ जो एंजाइम ऑपरेट करता है ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। और ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADPH और NADP के रेशो पे डिपेंड करता है। अगर NADPH ज़्यादा बन गया सो वो ऑलरेडी इस पर एक फीडबैक टाइप का इनिबिशन शो करेगा, क्योंकि NADPH ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि NADP NADPH में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इसका मतलब NADP और मिल नहीं रहे हैं, और अगर NADP और मिल नहीं रहे हैं तो NADPH बनाना मुश्किल है। और ये पाथवे इनिशियल स्टेप में ही, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस पर ही इस एंजाइम का रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? द रेशियो ऑफ NADPH एंड NADP+। ये तो हमने बात करी डायरेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में NADPH का प्रोडक्शन होता है। तो अगर लाइट रिएक्शन ज़्यादा हो गई, यानी डे टाइम में लाइट रिएक्शन होती है और वो NADPH अगर बना गया, तो वो NADPH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की इनिशियल रिएक्शन एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये रहा कि ये पाथवे तभी ऑपरेट करता है जब NADPH का अमाउंट सेल में कम हो और NADP का अमाउंट सेल में ज़्यादा हो। ओके, ये सेम एंजाइम पर एक और सिस्टम ऑपरेट करता है और इसको इनएक्टिवेट किया जाता है फेरोडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। याद करते हैं हम, ये सेम सिस्टम है जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते थे फोटोसिंथेसिस में, उनका भी रेगुलेशन इसी सिस्टम के थ्रू किया जाता था। ये सिस्टम रिड्यूस कर देता है एंजाइम को, स्पेशली कौन से एंजाइम को यहाँ पे रिड्यूस करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और रिडक्शन के थ्रू ये उसको इनएक्टिवेट कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस में हमने देखा कि मेनली अगर मैं 2 पार्ट में सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो हमने पाथवे में देखा कि मल्टीपल कार्बन की शुगर्स और NADPH, ये 2 मेजर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम NADPH के बारे में बात करें तो NADPH जो होता है वो एक टाइप का रिडक्टिव सब्सटेंस है जो कि साइटोसोलिक बायोसिंथेटिक रिएक्शंस जो होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 में देख पा रहे हो, RNA और DNA अगर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? शुगर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको लिपिड बायोसिंथेसिस पे काम करना है तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, NADPH चाहिए। तो ये जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस है, उन बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में एज ए एनर्जी पूल, रिडक्टिव पूल ऑफ एनर्जी क्या काम आता है? NADPH काम आता है। इसी तरीके से लिपिड बायोसिंथेसिस हो गई, नाइट्रोजन एसिमुलेशन, स्पेशली किस में?
नॉन ग्रीन प्लास्टिड जैसे एमाइलोप्लास्ट, उनको जो एनर्जी सप्लाई करेगा उनको कौन करेगा? पेंटोज फॉस्फेट से मिला हुआ NADPH करेगा। देखिए हमने यहाँ पे नॉन ग्रीन प्लास्टिड वर्ड क्यों काम में लिया है? अगर हम नॉर्मल प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको तो NADPH लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस उससे भी मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन ग्रीन है उनमें फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, तो वहाँ पे NADPH का क्रंच हो जाएगा और ऐसे हालात में ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वहाँ पर NADPH को प्रोवाइड करवाएगा। इसी तरीके से NADPH अगर किसी बायोसिंथेटिक रिएक्शन में काम नहीं आ रहा है, दैट कैन अंडरगो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद में क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन को चैनलाइज करवाया जाएगा मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस से और फाइनली ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। और इस प्रोसीजर में जो प्रोटॉन्स एक तरफ यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचा दिए गए हैं उनको वापस पंप बैक किया जाएगा ATP सिंथेस से और उसके थ्रू ATP का सिंथेसिस करवा लिया जाएगा। सो ये NADPH के मल्टीपल रोल हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट NADPH इज यूज्ड इन मल्टीपल बायोसिंथेटिक reactions as well as in the oxidative phosphorylation. Okay, now शुगर्स जो दूसरा पार्ट था उसमें प्रोमिनेंट जो शुगर है वो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये जो है ये बेसिकली हम अच्छे से जानते हैं कि RNA और DNA में जो शुगर होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है और उस 5 कार्बन शुगर की सप्लाई पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से करवाई जा सकती है। ओके, फिर हम और बात अगर इसकी करें तो इसमें एक शुगर बनता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन का है। ये PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट उसके साथ में कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद में मल्टीपल टाइप्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? वो मेटाबोलाइट्स जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में काम में नहीं आते हैं और ये सेल में प्लांट सेल्स में स्टोर्ड रहते हैं, स्पेशली जैसे फिनोलिक्स हैं, है ना, जैसे सिकिमेट एसिड पाथवे से एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं, जैसे लिग्निन, जैसे फ्लेवेनॉइड्स, जैसे फाइटोएलेक्जीन्स जो कि बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस में काम आते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बनाने के लिए भी शुगर्स चाहिए और इस तरीके से जो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो शुगर्स के पूल की तरह से काम करता है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन में भी काम आता है। ऐसे ही अगर हम और बात करें तो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है और अर्ली स्टेज ऑफ ग्रीनिंग होती है, ग्रीनिंग के बाद में तो लाइट रिएक्शन काम करना शुरू कर देगी, फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो शुगर्स को सप्लाई करना है स्पेशली केल्विन साइकिल के इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में, वो कौन करता है? ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सेम कहानी हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि एनिमल्स में जैसे बोन मैरो है, स्किन है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, ये सारे के सारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है और ये जो सेल्स है ये मल्टीपल पेंटोजेस को जाइलुलोज, जाइलोज, राइबुलोज, राइबोज, इन सभी को RNA, DNA, ATP, NADH, कोएंजाइम, इन सभी को बनाने में काम में लेते हैं। इसके अलावा ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये बेसिकली रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में भी काम में आता है और जो ऑक्सीजन रेडिकल के डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं स्पेशली किसमें? एरिथ्रोसाइट में, उन डैमेजिंग इफेक्ट्स को ये अंडू करता है या तो उनको रोकता है और मल्टीपल प्रोटीन्स, लिपिड्स और सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स को जो कि टिश्यू में प्रेजेंट हैं उनको बचाता है। इसके अलावा ये जो एनर्जी दी जाती है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में या स्टेरॉइड हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल, इन सब के सिंथेसिस में भी इसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली जो मल्टीपल शुगर्स हैं वो बायोसिंथेटिक पाथवे में इंटरमीडिएट के तौर पे भी काम करता है। जो NADPH है वो NADPH भी बायोसिंथेटिक पाथवे में एज ए एनर्जी सोर्स काम आता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था
कि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी काम आता है और एटीपी का फॉर्मेशन करवाने में भी मदद करता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये पॉइंट भी नोटिस किया कि वो प्रोटीन्स, लिपिड और सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने में भी काम आता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, स्पेशली ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम टीसीए साइकिल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। घर पे रहिए, खुश रहिए।